ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 1 पार्ट 22 अपने रहने की दुनिया आप बनाएं। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें श्रेष्ठता प्रयत्न पूर्वक तलाश करनी पड़ती है। निकृष्टता के तो हर दिशा में पहाड़ दिखाई देंगे। अनैतिकता, पराभव और पतन की परिस्थितियां मक्खी मच्छरों की तरह उपजती बढ़ती रहती हैं। पर उपयोगी प्राणियों को तो प्रयत्न पूर्वक ढूंढना और पालना पड़ता है। ओछापन ओछी परिस्थितियों की ओर आकर्षित होता है। सुसंस्कृत मनुष्य सदा अल्पमत में रहे हैं। फिर श्रेष्ठता का प्रभाव क्षेत्र भी उतना विस्तृत नहीं होता जितना निकृष्टता का पानी नीचे की ओर बहता है और मनुष्य की पशु प्रवृत्तियां उसे नीचे की ओर धकेलती ही नहीं, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति भी उसे अपनी ओर घसीटती रहती है। सामान्य बुद्धि को सांसारिक विकृतियां ही प्रभावित करती है। संकीर्ण स्वार्थपरता का इन दिनों दौरा है। आदर्शों की ओर कदम बढ़ाने की अपेक्षा लोग निकृष्ट क्रियाकृत्यों को ही और उनके बारे में ही सोचते हैं। उज्जवल भविष्य का निर्माण करने की अपेक्षा लोगों को तत्कालिक लाभ कमाने में अधिक रुचि है, भले ही उसके लिए अनीति का मार्ग ही क्यों न अपनाना पड़ता हो। परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि धूर्तों में से कितने ही सफल और सुसंपन्न भी दिखते हैं। अस्तु सहज ही सामान्य बुद्धि का रुझान नीतिमत्ता की दूरदर्शिता अपनाने की अपेक्षा किसी भी उपाय से तुरंत लाभान्वित होने की ओर ही होता है। दृष्टि पसार कर हम अपने चारों ओर ऐसा ही वातावरण छाया देखते हैं। उसका प्रभाव भी पड़ता है। बहुमत का अनुकरण मनुष्य की एक ऐसी ही दुर्बलता है जिसे कठिनाई से ही रोकना और बदलना संभव हो पाता है। श्रेष्ठता की दिशा में चलना हो, यदि उत्कृष्टता और आदर्शवादिता को लक्ष्य बनाना हो, तो भी उसके लिए प्रेरक वातावरण बनाना पड़ेगा। ऐसा परिकर जहां हो वहां रहने का भी प्रभाव पड़ता है। श्रेष्ठ व्यक्तियों का निकटवर्ती वातावरण संपर्क में आने वालों को प्रभावित करता है और उसकी गतिविधियों में उपयोगी परिवर्तन प्रस्तुत करता है। पर ऐसा वातावरण हर जगह हर किसी के लिए कहाँ उपलब्ध होता है। फिर उसमें रह सकने की परिस्थितियां कितनों को उपलब्ध होती हैं। जनसाधारण को तो आजीविका उपार्जन एवं परिवार पोषण के क्रिया कृत्यों में ही व्यस्त रहना पड़ता है। 2-4 दिन कहीं चले भी जाएं तो उतने भर से काम भी क्या बनेगा। अधिक दिन सत्संग का लाभ लेने के लिए जा सकना आर्थिक तथा दूसरे कारणों से कहाँ बन पाता है।
ऐसी दशा में श्रेष्ठता की दशा में अग्रसर कर सकने वाला प्रभावोत्पादक वातावरण अपने आप ही बनाना पड़ता है। मस्तिष्क पर छाया छोड़ने वाला एक ऐसा समानांतर संसार विनिर्मित करना होता है जो स्वार्थ संलग्न दुनिया के प्रभाव को निरस्त कर सके। यह निर्माण प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष ही हो सकता है। स्वाध्याय और चिंतन के सहारे यह निर्माण खड़ा किया जा सकता है। अपनी रुचि के भविष्य का मार्गदर्शन कर सकने वाले जीवन चरित्रों का संग्रह करना चाहिए। उन्हें ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए और उनमें जो प्रेरक प्रसंग हो, अपनी वर्तमान परिस्थितियां कार्यान्वित हो सकने योग्य हों, उन्हें अलग से नोट कर लेना चाहिए। जब भी अवकाश मिले उन प्रसंगों के कल्पना चित्र मस्तिष्क में एक सुनियोजित फिल्म की तरह प्रस्तुत करने चाहिए। श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हुए समुन्नत स्थिति तक पहुंचे हुए महामानवों की जीवनीयां, गतिविधियां, नीतियां यदि अपने कल्पना लोक में दृढ़ता पूर्वक जड़े जमा सकें और अनायास ही स्मरण आती रहें, तो समझना चाहिए कि बाहरी दुनिया के पतनोन्मुख प्रभाव को निरस्त कर सकने वाला स्वनिर्मित वातावरण बनकर तैयार हो गया। अपनी मानसिक दुर्बलताएं, अभ्यस्त आदतें, विकृत अभिरुचियां निकृष्टता की ओर खींचती हैं। कुटुंबियों के स्वार्थ, मित्रों के दबाव तथा चाल लोक प्रवाह अपनी संयुक्त शक्ति से सामान्य मनुष्य को वैसी ही गतिविधियां अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं जैसी कि दुनियादारियों ने अपना रखी हैं। श्रेष्ठता की प्रेरणा भर देने वाले और उत्कृष्टता की ओर बढ़ चलने का मार्गदर्शन करने वाले प्रेरक प्रसंगों को तो इतिहास के पृष्ठों पर ही खोजा जा सकता है। आज भी वैसे जो लोग हैं, उनके साथ मानसिक संबंध ही बनाया जा सकता है। न तो अपने लिए उनके ही पास निरंतर रहना संभव है और न वे ही अपना निवास अपने पड़ोस में बना सकते हैं। व्यावहारिक मार्ग एक ही है कि अपनी एक भावनात्मक दुनिया अलग ही बसाई जाए, जिसमें श्रेष्ठ महामानवों को ही निवास करने के लिए आमंत्रित किया जाए। उसमें प्रेरणाप्रद घटनाओं की हलचलें ही दृष्टिगोचर होती रहें, भले ही वे आज की न होकर भूतकाल में ही घटित क्यों न हुई हों। यही बात परामर्श के संबंध में भी है। श्रेष्ठ सज्जनों से वार्तालाप कर सकना उनके साहित्य द्वारा बड़ी सरलता पूर्वक संभव हो सकता है। जीवित लोगों से परामर्श के लिए उनके पास जाने और उनके अवकाश होने न होने की भी कठिनाई आती है, पर स्वाध्याय के माध्यम से तो यह सुविधा हर घड़ी उपलब्ध हो सकती है। जिस भी महामानव से कुछ पूछताछ करनी हो, उसके साहित्य में से अपने काम के ढूंढने और पढ़ने का कार्य कठिन नहीं, सरल है। वह
अपनी सुविधा के समय कभी भी किया जा सकता है। प्रस्तुत समस्याओं का समाधान और प्रगति पथ पर अग्रसर होने का पथ प्रदर्शन कर सकने वाली पुस्तकें खरीदने के लिए कुछ बजट नियत रखना चाहिए। शरीर और परिवार पर ढेरों समय और धन खर्च किया जाता है। यदि मन और अंतःकरण का मूल्य महत्व समझा जा सके तो उनके परिपोषण पर कुछ खर्च करते रहना भी आवश्यक प्रतीत होगा। अनुपयोगी समझी जाने वाली बातों की उपेक्षा करनी पड़ती है और उन्हीं के लिए पैसे तथा समय की कमी का बहाना खोजना पड़ता है। महत्वपूर्ण समझे जाने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो प्राथमिकता एवं प्रमुखता ही मिलती है। यदि बौद्धिक एवं भावना क्षेत्र का महत्व समझा जा सके और उसके परिष्कृत होने पर मिलने वाले लाभों की कल्पना की जा सके तो निश्चय ही उस प्रयोजन के लिए नियमित रूप से कुछ धन और समय लगाते रहने में तनिक भी कठिनाई प्रतीत न होगी। स्वाध्याय को आहार के समतुल्य ही महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिए। ऐसा सत साहित्य समीपवर्ती पुस्तकालयों में भी मिल सकता है। थोड़ी मासिक फीस देते रहने पर उसकी सुविधा हो सकती है। सही रूप में वापस लौटाने का विश्वास दिलाया जा सके तो अन्य उदार स्वाध्यायशील व्यक्ति भी अपनी पुस्तकें पढ़ने को दे सकते हैं। सरसरी नजर से पढ़ने और पुस्तकें एक और पटकते जाने से बहु पठित होने का दावा तो किया जा सकता है, पर वह लाभ नहीं मिल सकता जो स्वाध्यायशीलों को मिला करता है। आवश्यक है कि प्रेरक प्रसंगों और संदर्भों की नोटबुक बनाकर रखी जाए और जो हृदयग्राही लगा हो उसे उसमें नोट करते चला जाए। यह संकलन निश्चय ही समुद्र मंथन के फल स्वरूप निकले हुए रत्नों की तरह बहुमूल्य होगा। इस संग्रह को अवकाश के समय बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए और यह सोचा जाए कि इन प्रसंगों के अनुरूप कदम बढ़ सकना किस प्रकार संभव हो सकता है। सद्विचारों को व्यवहार में उतारने में क्या कठिनाई पड़ेगी और उसका किस सीमा तक निराकरण संभव हो सकता है। स्वाध्याय से मार्गदर्शन मिलता है। घटनाएं सामने आती हैं और परामर्श मिलते हैं, पर बात इतने भर से ही नहीं बन जाती। सोचना यह भी होगा कि प्रगति पथ पर चलना आज की स्थिति में कितना और किस प्रकार सुलभ हो सकता है। योजना तो हर काम की बनानी पड़ती है, उसके बिना तो छूट-फूट दैनिक कार्य भी नहीं हो पाते। कृषि, व्यापार आदि में योजनाबद्ध कदम उठाते हैं। सरकारें तो योजना निर्माण विभाग पर ढेरों साधन खर्च करती हैं। जीवन विकास की प्रक्रिया भी अनायास ही नहीं बन जाती और इस दिशा के
प्रगति जादू की छड़ी घुमाने भर से संभव नहीं हो सकती। अनभ्यस्त को अभ्यास में उतारना निश्चय ही एक बड़ी बहादुरी का काम है। ढर्रे को बदलकर नए सिरे से कोई नए आधार खड़े करने में सुदृढ़ संकल्प शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इस परिवर्तन में आने वाली कठिनाइयों की कल्पना करनी पड़ती है और उनके निवारण के उपाय खोजने होते हैं। किस क्रम से क्या कदम कब उठाए जाएं और किस तरह लंबी मंजिल को निश्चय और साहस के साथ पूरा किया जाए, इसकी सुव्यवस्थित रूपरेखा बनाकर चलने से ही अभिष्ट मनोरथ सिद्ध होता है। श्रेष्ठता के मार्ग पर चलने के सत्परिणामों की कल्पना करने से उत्साह बढ़ता है और उस दिशा में उत्कंठा प्रबल होती है। मात्र कठिनाई और हानि की बात सोचते रहने से मन छोटा पड़ता है और अचेतन उसे टालने या अस्वीकार करने की भूमिका बता देता है। फलतः सपने ज्यों के त्यों धरे रह जाते हैं। कल्पनाएं तो उठती हैं पर ऐसे ही पानी के बुदबुदों की तरह दूसरे ही क्षण समाप्त हो जाती हैं। महामानवों ने आदर्शवादिता को दृढ़ता पूर्वक अपनाए रहने पर अंततः जिन सत परिणामों को प्राप्त किया है उन पर विचार करने और अपनी स्थिति भी कभी उन्हीं जैसी हो जाने का कल्पना चित्र यदि मन क्षेत्र पर अधिक स्पष्ट रूप से उतारा जा सके तो उससे निश्चय ही उत्साहवर्धक प्रेरणा मिलेगी और उधर कदम उठाने का साहस बढ़ेगा। तत्काल थोड़ा सा लाभ उठाने के प्रलोभन में भविष्य को अंधकारमय बना देने वाले लोगों के वृतांत तो अपने इर्द गिर्द ही खोजे जा सकते हैं। उनके लिए इतिहास पढ़ने या साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कितने ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने जिस तिस तरह कमाया तो बहुत, पर वह दुर्व्यसनों में गंवाते रहे। जो बचा उसे कुपात्रों ने हड़प लिया। इन कुपात्रों में ठग, तस्कर भी हो सकते हैं और तथा कथित प्रियजन भी। उपयोगी वह जिससे हित साधन हो सके, अनुदान वह जिससे सत्प्रवृत्तियां बढ़ सकें। इन कसौटियों पर जो खरा नहीं उतरा वह उपयोग और अनुदान अबुद्धिमता पूर्ण ही माना जाएगा। ऐसी ही विडंबनाओं में उलझा और नष्ट हुआ जीवन किसी प्रकार सफल कहा जाएगा। ओछा है एवं निकृष्ट जीवन किस प्रकार मौत के दिन पूरे कर लेने में क्या समझदारी रही। उचित और उपयुक्त यही है कि इस सूर दुर्लभ अवसर का ऐसा उपयोग किया जाए जिससे आत्म गौरव बढ़े, अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत हो, लोक श्रद्धा बरसे और ईश्वर की प्रसन्नता का आनंद मिले। यह सार्थकता श्रेष्ठता के सम्मान पर चलने से ही संभव हो सकती है। स्पष्ट है कि ऐसे अवसर उन्हीं को मिलते हैं जिनने अपने लिए एक आदर्शवादी प्रेरणाओं से भरा पूरा
भावनामय संसार अपने ही हाथों से गढ़ा और खड़ा किया है। पार्ट 22 समाप्त।